के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंड फोर्थ वन, डेवलपिंग यंग वंस हैविंग इन्फेक्टेड मदर, जो यंग वन डेवलप हो रहा है अगर उसकी इन्फेक्टेड मदर है तो उसके अंदर भी उसके ट्रांसमिशन हो सकता है। सो दीज आर द पीपल्स विच आर एट द हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग एड्स। तो ये वो लोग हैं जिनके अंदर जो एड्स है उसका डेवलपमेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज What are the conditions where repeated transfusion of blood or blood products is required? ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पे बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है? Conditions where repeated blood transfusion occurs, जहां पे रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है? तो यहां पे जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी। कोई सर्जरी हुई है जिसमें ब्लड लॉस काफी ज्यादा हो गया है, उस केस में बॉडी इज नॉट फॉर्मिंग ब्लड प्रॉपरली। अगर बॉडी ब्लड ठीक तरीके से नहीं बना रही है उस केस में थर्ड, एनीमिया, आरबीसी काफी डैमेज हो गई है। फोर्थ, सिकल सेल एनीमिया, किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है तो उस केस में ब्लड को बार बार ट्रांसफ्यूज कराने की जरूरत पड़ती है। हीमोफीलिया एंड कैंसर इन केस ऑफ ल्यूकेमिया दैट इज द कैंसर ऑफ WBCs, जहां पे WBCs का कैंसर हो गया उनका नंबर काफी तेजी से बढ़ता है और वो अबनॉर्मल जो इंक्रीज होता है उस केस में भी ब्लड के बार बार रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। तो ये वो कंडीशन है जहां पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट बार बार होती है। ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी, कोई सर्जरी चल रही है उसमें बार बार सर्जरी में ब्लड लॉस काफी हो गया तो बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। बॉडी इज नॉट फॉर्मिंग ब्लड प्रॉपरली, अगर बॉडी ब्लड को प्रॉपरली नहीं बनाती है उस केस में जरूरत पड़ती है। एनीमिया के केस में, जेनेटिक डिसऑर्डर में सिकल सेल एनीमिया या हीमोफीलिया के केस में जरूरत पड़ती है। और कैंसर में ल्यूकेमिया जो WBCs का अबनॉर्मल राइज होता है उस केस में बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट थिंग आती है एड्स is not spread by casual contact, handshaking, sharing of food material, इन सबसे या दैट इज हगिंग, हाथ मिलाना, गले लगना या खाना एक साथ खाना, इन सबसे एड्स स्प्रेड नहीं होता है। ये तभी स्प्रेड होता है जब बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट में आता है। It is spread when body fluid comes in contact। जब दो पर्सन का जो बॉडी फ्लूइड है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है उसकी वजह से ये स्प्रेड करता है। लाइट किसिंग से ये स्प्रेड नहीं करता। तो ऐसे जो कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट है उससे एड्स स्प्रेड नहीं करता जब तक कि बॉडी फ्लूइड का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे केस में जब फिजिकल कांटेक्ट से नहीं स्प्रेड करता है तो जो सोसाइटी में जिन लोगों को एड्स है उनको आइसोलेट कर देना या उनको पूरी तरीके से स्टन्ड कर देना सोसाइटी से, वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। तो इस तरीके से जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो इन केसेस में जरूरत पड़ती है। एड्स फिजिकल कांटेक्ट से नहीं फैलता बल्कि कैजुअल फिजिकल कांटेक्ट से नहीं फैलता बल्कि फैलता बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से। अब जो HIV है,
HIV बॉडी के अंदर जब एंटर करता है तो किस तरीके से बॉडी के पार्ट्स को डैमेज करता है, मीन्स किस तरीके से ये बॉडी को इम्यून डेफिशिएंट बना देता है। नाउ आफ्टर गेटिंग इनटू द मीन्स लाइफ साइकिल, किस तरीके से इसकी साइकिल कंप्लीट होती है। आफ्टर entering the body, HIV enters the macrophages, जो मैक्रोफेजेस सेल्स हैं उनके अंदर HIV एंटर्स करते हैं। दे इंट्रोड्यूस, एंटर का मतलब है कंप्लीट वायरस एंटर नहीं करता है, दे इंट्रोड्यूस देयर RNA into the cytoplasm, or into the macrophages, ये मैक्रोफेजेस के अंदर अपना आरएनए जो है, ये आरएनए को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है मैक्रोफेज के अंदर। जो साइटोप्लाज्म से होता हुआ वो न्यूक्लियस जो साइटोप्लाज्म के अंदर वो एंटर करता है, साथ में जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है इसके साथ, वो भी यहाँ पे एंटर हो जाता है। सो दे इंट्रोड्यूस देयर आरएनए इनटू द मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस के अंदर आरएनए मेक डीएनए, आरएनए डीएनए बनाता है। जो डीएनए है इसको यहाँ पे cDNA यानी कि कॉपी डीएनए बोलते हैं। cDNA बना देता है, मेक डीएनए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, with the help of enzyme reverse ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से डीएनए बना दिया जाता है। अब जो डीएनए यहाँ पे बनता है वो जाके होस्ट सेल यानी कि जो एनिमल सेल है या हमारी सेल है, हमारी सेल के जो डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर उसके साथ जाके ये इंसर्ट हो गया है। यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया है हमारे डीएनए के साथ में। फोर्थ, वायरल डीएनए इंटीग्रेट विद होस्ट डीएनए, जो होस्ट सेल होती है यानी कि मैक्रोफेज है उसके डीएनए के साथ जाके वो अटैच हो जाता है और यहाँ पे जो होस्ट सेल है उसको एज अ ओन पार्टिकल कंसीडर करके अब नए नए आरएनए जीनोम्स बनाती है, नए नए वायरस पार्टिकल्स के लिए। न्यू वायरल जीनोम्स that is RNAs are produced, resulting in the formation of many viruses, जिससे बहुत सारे वायरसेस जो है बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो मैक्रोफेज है दैट एक्ट्स लाइक अ फैक्ट्री, ये एक फैक्ट्री की तरह काम करती है जिसमें वायरस लगातार बन के उससे बाहर निकलते रहते हैं। जो यहाँ पे सेल है, होस्ट सेल है, वो सरवाइव करती रहती है, यानी कि वो सरवाइव करती रहती है, वो जरूरी नहीं कि किल ही हो, वो बिना किल हुए लगातार वायरसेस को बनाती है और रिलीज करती रहती है। इट इज नॉट नेसेसरी or it is not essential that host cell kill, ये जरूर नहीं कि होस्ट सेल किल हो, but it constantly produce and secrete or release viruses।
वो लगातार वायरसेस को बनाते रहती है और यहाँ पे बन जाती है HIV फैक्ट्री। ये HIV फैक्ट्री की तरह काम करती है। लगातार जैसे एक प्रोडक्ट होता है, किसी कंपनी के अंदर कोई प्रोडक्ट बनता है और बाहर निकलता रहता है, फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता है बाहर निकलता है, ऐसे यहाँ पे जो मैक्रोफेज है उसके अंदर नए नए जो वायरल जीनोम है वो तैयार होते हैं, उनको पैक किया जाता है, असेंबल किया जाता है और असेंबल होने के बाद वो लगातार बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सेल किल हो जाए, सेल किल हो भी सकती है और नहीं भी। तो मैक्रोफेजेस के अंदर सबसे पहली बार वायरस की एंट्री होती है, वो अपने RNA से अपना DNA बनाते हैं, DNA वो सेल के DNA के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, जहां से नए नए वायरल पार्टिकल्स तैयार होने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जिस टाइम पे इसने मैक्रोफेजेस को अटैक किया, सेम उसी टाइम पे ये हमारे इम्यून सिस्टम की हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को भी अटैक करता है और वहां पे भी ये अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। Simultaneously, HIV also attacks helper T lymphocytes. Helper T lymphocytes, that is TH cells, helper T lymphocytes के ऊपर भी अटैक करता है and produce viral प्रोजेनीज और वायरल प्रोजेनी, और बहुत सारे वायरसेस वहां से जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब ये प्रोसेस लगातार चलती है तो उस प्रोसेस में बहुत सारी जो हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स है वो डैमेज हो जाती है। इन दिस प्रोसेस a large number of lymphocytes get damaged, and that's why it is known as immunodeficiency. That's why it leads to immunodeficiency. और यही वजह है कि इसको इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इम्यून सिस्टम या इम्यून सेल्स है उनका नंबर कम होता चला जाता है। इम्यून सिस्टम यहाँ पे इतना वीक हो जाता है कि जो नॉर्मल यानी कि जो कॉमन इन्फेक्शन है जिनसे हमारी बॉडी फाइट कर सकती है, अब बॉडी उनको भी फाइट नहीं कर पाती और आसानी से उनका विक्टिम बन जाती है। बॉडी बिकम so immunodeficient that it can't prevent even normal infections। जो नॉर्मल इन्फेक्शन है उनको भी ये रोक नहीं पाती है। अब नॉर्मल इन्फेक्शन किसकी वजह से होते हैं? कुछ और वायरस जो होते हैं उनकी वजह से या बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे स्पेशली जो है वो माइकोप्लाज्मा होता है, जिसकी वजह से टीबी वगैरह होती है। माइकोप्लाज्मा से आसानी से बॉडी एनकाउंटर कर लेती है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन जब HIV बॉडी के अंदर स्प्रेड करने लगता है तो उस केस में ये माइकोप्लाज्मा को भी नहीं रोक पाते और ऐसे पेशेंट्स को निमोनिया या ट्यूबरकुलोसिस जैसे डिजीज फ्रीक्वेंटली हो जाते हैं। जो एड्स पेशेंट्स है जनरली ये कहा जाता है कि जो एड्स पेशेंट्स हैं दैट डू नॉट डाई ड्यू टू एड्स, वो एड्स की वजह से नहीं मरते बल्कि दैट गेट किल्ड ड्यू टू अदर डिजीजेज और अदर इन्फेक्शंस, वो दूसरे डिजीजेज या इन्फेक्शन की वजह से किल होते हैं जो इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से अराइज होते हैं। तो ये वायरस बैक्टीरिया जैसे माइकोप्लाज्मा है उनके इन्फेक्शन से नहीं बच पाते हैं। इसके अलावा एक और माइक्रोब होता है टोक्सोप्लाज्मा। टोक्सोप्लाज्मा जो होता है वो इंट्रासेल्युलर ओब्लिगेट पैरासाइट होता है। इंट्रा सेल्युलर
ओब्लिगेट पैरासाइट, ये यूकैरियोटिक होता है। ओब्लिगेट का मतलब होता है ये सिर्फ सेल के अंदर ही अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है, तो इसका इन्फेक्शन भी बड़ी तेजी के साथ जो HIV पॉजिटिव पर्सन है जिनको एड्स हो जाता है उनके अंदर आसानी से इसका इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम काफी वीक कर दिया जाता है इन वायरल पार्टिकल्स की वजह से। यहाँ पे जो RNA जीनोम बनता है, साथ में इसके अंदर जो जीन्स होते हैं जो इसके वायरल कोड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी एक्सप्रेस करते हैं, वायरल जीनोम भी बनता है, सारे असेंबल करके सेल से बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं। तो अल्टीमेटली इम्यून सिस्टम काफी वीक हो जाता है जिससे माइनर इन्फेक्शंस भी एक डिजीज की फॉर्म अटेन कर लेते हैं। सो दैट इज अबाउट द साइकिल ऑफ HIV इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स और इन केस ऑफ मैक्रोफेजेस और द TH सेल्स। TH सेल्स के अंदर या मैक्रोफेजेस में इसी तरीके से अपनी साइकिल को कंटिन्यू करते हैं, इसी तरीके से अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है सिम्टम्स। सिम्टम से पहले एक और चीज आती है इसमें, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड एड्स के केस में कितना होता है? ये फ्यू मंथ से लेके 5 to 10 ईयर्स हो सकता है। फ्यू मंथ्स में लगभग 6 महीने या 10 महीने से लेके और फ्यू मंथ्स टू 5 to 10 ईयर्स, इतना टाइम लगता है HIV से एड्स होने में। HIV पॉजिटिव होना मीन्स वायरस प्रेजेंट है बॉडी में लेकिन उसने अभी एड्स जनरेट नहीं किया है। तो HIV पॉजिटिव और एड्स पेशेंट दोनों में फर्क है। HIV पॉजिटिव होना मीन्स इन्फेक्शन है लेकिन अभी डिजीज डेवलप नहीं हुआ है। तो एड्स जो होता है जब सिम्टम्स अराइज होने स्टार्ट होते हैं तब उसको एड्स बोला जाता है। अब जो एड्स है उसके जो सिम्टम्स है वो क्या है? जो जनरल सिम्टम्स है इसके, दैट इज बाउट्स ऑफ फीवर, बार बार फीवर का आना, डायरिया इस केस में हो जाता है, एंड वेट लॉस। बाकी जो सिम्टम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि इसमें और बाकी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस बॉडी के अंदर एंटर कर गए, उनके सिम्टम्स भी यहाँ पे लगातार अपीयर होते रहते हैं। तो जनरली एड्स के केस में बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया और वेट लॉस, यानी कि अनएक्सप्लेन वेट लॉस होता रहता है जिसको एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता कि किस वजह से वेट लॉस हो रहा है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अब आता है डायग्नोसिस मीन्स इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन HIV पॉजिटिव है या नहीं है। डायग्नोसिस के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है इसके लिए होता है वो है एलाइजा। एलाइजा का मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजोर्बेंट ऐसे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजोर्बेंट ऐसे एलाइजा, ये टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में इसका जो प्रिंसिपल है एलाइजा टेस्ट का, प्रिंसिपल इज एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इसके ऊपर ही बेस्ड होता है, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर HIV को डिटेक्ट किया जाता है। जैसे अभी तक जितने भी डिजीजेज हमने स्टडी किए उसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि जब भी कोई पैथोजन एंटर करता है किसी पर्टिकुलर होस्ट के अंदर तो होस्ट बॉडी उसके रेस्पॉन्स में एंटीबॉडी जनरेट करते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर हमें किसी माइक्रोब को डिटेक्ट करना है तो या तो उस माइक्रोब के एंटीजेंस को हम चेक करें कि उसके फ्लूइड के अंदर बॉडी के अंदर वो एंटीजन है या नहीं है। सेकंड, हम ये भी चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर उस पर्टिकुलर एंटीजन या पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी है नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडी तो तभी बनते हैं जब एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो अगर एंटीबॉडी डिटेक्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब उसके अंदर वो पर्टिकुलर एंटीजन भी प्रेजेंट है, यानी कि
अगर HIV के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी किसी के अंदर डिटेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर HIV प्रेजेंट है। तो या तो हम डायरेक्टली वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो वायरस को डिटेक्ट करना है तो इसके अंदर एक प्लेट होती है जो एलाइजा के अंदर यूज की जाती है। उस प्लेट में प्रोटीन कोटेड कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, साथ में यहाँ पे अगर एंटीजन को चेक करना है तो एंटीबॉडी यहाँ पे HIV के अगेंस्ट उस प्लेट के अंदर फिक्स कर दिए जाते हैं। और उसके ऊपर फिर बॉडी का जो सैंपल है, ब्लड सैंपल में से जो सीरम बनाया जाता है या जो भी ये कह सकते हैं सैंपल तैयार किया जाता है, उस सैंपल को डाला जाता है। अगर उस सैंपल के अंदर HIV प्रेजेंट है तो वो यहाँ पे जाके अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे और कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो एंटीबॉडी का यूज करके एंटीजन को डिटेक्ट किया जा सकता है या एंटीजन डाल दिए जाते हैं ऑलरेडी और एंटीबॉडी के लिए सैंपल को चेक किया जाता है। अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो एंटीजन से आके अटैच हो जाएंगे और डिटेक्ट हो जाएगा कि HIV पॉजिटिव पर्टिकुलर पर्सन है या नहीं है। तो इस तरीके से डायग्नोसिस इसकी की जाती है। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे इसका यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए। और अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन HIV पॉजिटिव है तो उसके लिए फिर एक वेस्टर्न ब्लोटिंग की जाती है। वेस्टर्न ब्लोटिंग एक टेक्निक है, एक टेस्ट है जो HIV पॉजिटिव जो है पर्सन है उनको कंफर्म करने के लिए इसका टेस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से इसको डायग्नोज करते हैं। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट, क्योंकि वायरल डिजीज है और वायरल डिजीज के केस में रेट्रोवायरस को किल करने वाली ऐसी कोई मेडिसिन अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है। लेकिन जो भी मेडिसिन डिस्कवर हुई है वो मेडिसिन जस्ट जो पर्टिकुलर पेशेंट है उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करती है लेकिन डेथ को नहीं रोक सकती है। ट्रीटमेंट, there is no complete treatment for HIV। कंप्लीट ट्रीटमेंट कोई नहीं है, बट सम एंटीवायरल medicines can prolong means extend the life of AIDS patient, but can't prevent death। लेकिन